आप सभी का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के 4th चैप्टर जिसका टाइटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना, इसका तीसरा भाग करेंगे। और इस भाग में हम रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग और ये रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, वो क्या था और वो फेल क्यों हुआ, क्या उसके रीजन थे, उसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड की फॉइल ली और जिसकी जो मोटाई थी, जो थिकनेस थी, वो केवल कुछ परमाणुओं की मोटाई के समान थी। और यहाँ पर जो उसने ली लगभग 1000 एटम, 1000 एटम्स के बराबर उसने ये मोटी सोने की पन्नी ली, गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर उन्होंने हीलियम न्यूक्लियाई को फायर किया। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गोल्ड फॉइल का ही यूज क्यों किया और अल्फा किरण ही क्यों यूज की। सबसे बड़ा मेन कारण क्या था कि गोल्ड फॉइल इसलिए यूज की क्योंकि गोल्ड हाईली मेलिएबल है, बहुत ही आघात वर्धनीय है और किसी भी अन्य धातु को इसके बराबर इतना पतला नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया। इसकी जगह अगर हम कोई और ऐसा तत्व, कोई एक ऐसा एटम जो इसके बराबर इसको पतला शीट बनाया जा सकता था, उसके प्रयोग के रिजल्ट भी यही रहने थे। लेकिन गोल्ड इसलिए क्यों यूज किया क्योंकि वो हाईली उस समय मैलिएबल था। और अल्फा किरणें क्योंकि वो घनावेशित किरणें थी और ये चाहते थे कि परमाणु के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने अल्फा किरणें ली, जो कि आसानी से किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जो कि किरणें छोड़ता है, न्यूक्लियर किरणें छोड़ता है, रेडिएशन छोड़ता है, उसे आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। ये उनका एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप था कि एक लेड बॉक्स लिया, उसके अंदर इन्होंने कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया जो कि अल्फा किरणें देता था। अब लेड का बॉक्स के अंदर क्यों रखा, क्योंकि जब ये किरणें छोड़ेगा तो हानिकारक किरणें होती हैं, तो किरणें बाहर ना जाएं, तो इसलिए उन्होंने लेड का बॉक्स लिया और इसके सामने गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल के चारों ओर इन्होंने एक स्क्रीन ले ली जो कि जिंक सल्फाइड से कोटिंग थी, वो ये पता लगाने के लिए कि अगर यहाँ से किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद वो कहाँ कहाँ टकराकर गोल्ड फॉइल से जाएंगी। और ये चाहते थे कि जो जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया था, क्या वो सही है या नहीं है। तो ये इसके बाद हमारे पास मटेरियल क्या था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, ये कोटिंग थी जिंक सल्फाइड की इसके ऊपर, ये गोल्ड फॉइल बीच में रखी, ये हमने अल्फा रेज इसके ऊपर स्ट्राइक की। और जब उन्होंने सोचा कि जब अगर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो क्या होगा, अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जो कि जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, उसको मन में लेके चले थे कि अधिकतर जगह हमारी खाली होगी, अधिकतर जगह खाली होगी, इसका मतलब जो यहाँ से किरणें डालेंगे वो किरणें बिल्कुल सामने आनी चाहिए और सामने आनी चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर हमें चमक दिखाई देनी चाहिए, तो ये हमें स्क्रीन ऐसी मिलनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया तो माइंड में थॉमसन का मॉडल ही था, तो थॉमसन ने मॉडल यही दिया था कि अधिकतर पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह है। तो अगर वो उन्होंने सिर्फ बोला था थॉमसन ने, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि प्रोटॉन या जो पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब इसी के आधार पर अगर हम बहुत सारे परमाणु ले लें तो इसका मतलब हमारी जो ये किरणें होंगी ये कहाँ कहाँ जाएंगी, अधिकतर स्थान खाली होगा, तो इसका मतलब वो बीच से निकल सकती थी, जो कि इन्होंने जे थॉमसन के हिसाब से इनके माइंड में कंसेप्ट था, माइंड में सोचती। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये पता लगा कि ये जो किरणें हैं, ये किरणें किसी एक जगह पर नहीं आ रही हैं। अगर आप ये स्क्रीन में देखो किरणें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो बड़े हैरान हुए कि हमारे पास कुछ किरणें सीधी आ रही हैं, कुछ किरणें कुछ कोण पे, कुछ सम एंगल्स पे जा रही है और कुछ किरणें ऐसी थी जो कि बहुत अधिक मात्रा में अपने पथ से विचलित होगी, वो डाइवर्स होगी, वो वापस आ गई। तो ये
ऐसा क्या था कि जो मैक्सिमम जो रेज थी, अल्फा रे जो आई स्ट्राइक करने के बाद, वो कुछ स्मॉल अमाउंट में वापस आ रही है, कुछ स्मॉल अमाउंट में जा रही है, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसके हिसाब से अब अगर हम बहुत सारे एटम्स ले लें तो ये अल्फा किरणें उन्होंने स्ट्राइक की। अब स्क्रीन पे देखिए आपके पास ये अल्फा किरणें जो हैं। अब इन अल्फा किरणें में कुछ किरणें ऐसी थी जो कि अनडिफ्लेक्टेड है। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब इनको किसी ने रास्ते में, इनका जो पाथ था, किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। और ये क्या शो करता है कि एटम के बीच की जगह खाली है। अब जे थॉमसन ने तो सिंपली बोला था कि इसमें ऐसा होगा कि बीच हमारे जो प्रोटॉन है वो हर जगह है, इलेक्ट्रॉन भी बराबर हर जगह है। लेकिन ये तो प्रूव कर रहे थे कि हमारे पास मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड रेज हमारी जा रही है। अब इस रेज को ध्यान से देखना है, इस वाली किरण को। यहां से अगर हम इसको स्ट्राइक करवाते हैं, अब ये यहां स्ट्राइक करती, अगर ये सेंटर में यहां से स्ट्राइक की, अब स्ट्राइक करने के बाद ये इस अपने पाथ से ऊपर को चली गई। इसका मतलब यहां पर कुछ इसको ऐसा मटेरियल मिला जिसके कारण इन अल्फा किरणों ने अपना रास्ता चेंज कर दिया। अगर हम किसी और की एग्जांपल बात करते हैं, किसी और रेज की बात करते हैं, अब ये देखिए, अब सेकेंड यहाँ पर एग्जांपल ये एनिमेशन करके दिया गया। तो अगर आप इसको, मैं दोबारा से इसको दिखा रहा हूं, देखो कितनी स्पीड पे ये वाला जो पार्टिकल है यहां से स्ट्राइक करके नीचे को आएगा। अब इसका मतलब जब ये यहां से स्ट्राइक किया तो बीच में कुछ इसको ऐसा मिला जिसने इसका पाथ बिल्कुल ही ज्यादा डाइवर्ट कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया। एक और हम पार्टिकल ले रहे हैं, ये अल्फा किरणें, तो ये यहां से स्ट्राइक की। और अगर हम एक और देखें, ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाया है ताकि क्लियर हो जाए। अब इसकी जब हम मोशन दिखाते हैं, अब ये बिल्कुल बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब इसके बेस पे उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी कि एटॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए। अब ये अलग अलग इन्होंने अलग अलग स्टेप लिए कि अल्फा किरणें के लिए। पहले वाला केस की बात करें कि अगर पहले वाला केस यहां से स्ट्राइक करके वापस आता, मतलब बीच में ये कंफर्म था कि ये अल्फा रेज पॉजिटिव है, तो स्ट्राइक करके वापस कब आएगा, क्योंकि जब इसको पॉजिटिव से स्ट्राइक मिलेगी। देन सेकंड वाला केस देखिए, यहां से बिल्कुल क्रॉस कर गया, इसका मतलब इसको पॉजिटिव पार्टिकल्स बीच में नहीं मिले। अब थर्ड वाले की हम बात करते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो गया, इसका ऑपोजिट चार्ज ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर हम अगले केस की बात करते हैं तो ये अपने पथ से, अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। अब इससे एक चीज बहुत क्लियर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमारे पास उनकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जो मैक्सिमम अल्फा किरणें थी वो कॉइल से अनडिफ्लेक्टेड, बिना अपना पाथ बदले चली गई थी। अब बिना पाथ बदले जाने का मतलब क्या है कि वो जगह हमारी खाली है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, तो ये ऑब्जर्वेशंस है। सेकंड उसने बोला है कि सम अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, सिर्फ कुछ मात्रा में ही थोड़ी सी अपने पथ से विचलित होती है। देन अब फ्यू 1 in 20,000 दे ग्रेटली डिफ्लेक्टेड, बहुत कम मात्रा में किरणें ऐसी थी जो अधिकतर एंगल पे वो विचलित हो जाती, डिफ्लेक्ट हो जाती। तो अब स्मॉल नंबर डू नॉट पेनिट्रेट द फॉइल बट रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द सोर्स। अब इसने बोला है कुछ किरणें ऐसी भी थी जो वापिस ही सोर्स के ऊपर आ गई। अब इन सब को लेके उन्होंने क्या किया, अपने मॉडल की एक व्याख्या दी। तो उन्होंने क्या किया कि अब इसने बोला है कि रदरफोर्ड बिलीव दैट व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल पास नियर द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रिजल्टिंग स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। इसका मतलब जहां जहां वो पॉजिटिव चार्ज से रिफ्लेक्ट हुए, वहां पर जहां पे इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा थी वहां पर क्या पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा। और पॉजिटिव पार्ट किसकी वजह से था, प्रोटॉन की वजह से। तो किसी हद तक एक एटम की स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको मददफुल थी। अब ये हमने थॉमसन ने दिया था, थॉमसन के अकॉर्डिंग अल्फा किरणें हर जगह जानी चाहिए थी। लेकिन जो इन्होंने मॉडल क्या दिया कि जो स्ट्राइक कर रही थी वो सिर्फ सेंटर से कर रही थी। इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट जो थॉमसन ने बोला था हर जगह है, लेकिन इसके मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, केवल इसके सेंटर में, और बहुत स्मॉल अमाउंट में वापस आ रही है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है बिल्कुल सेंटर में भी है और इसने बहुत स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, बहुत थोड़ा सा स्थान घेरा। अगर बड़ा स्थान घेरा होता
तो इसका मतलब बहुत सारी किरणें जहां जहां से टकरानी थी वापस आनी चाहिए थी। तो मतलब एक बात क्लियर होती है कि पॉजिटिव पार्टिकल्स सेंटर में हैं। जब नंबर्स बहुत कम है जो डिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत कम वापस आ रही है, तो उसे प्रूव होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में भी है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, जो उसका स्थान है, बहुत छोटा है। तो ये इसके आधार पे इन्होंने इसका जो रिजल्ट निकला कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब इसी के आधार पे उन्होंने अपने मॉडल की व्याख्या की। अब उन्होंने बोला कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में हमारे पास क्या रहेंगे, प्रोटॉन, और इसके बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट चार्ज। अब ये क्लियर यहाँ पर हो गया। अब इसके आधार पे उन्होंने कुछ जो मॉडल दिया वो क्या था कि ये अब उसका एटॉमिक मॉडल है। पिछले वाली थी उनकी ऑब्जर्वेशन, ये है उनका एटॉमिक मॉडल। मॉडल में क्या पॉइंट रहेगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम विच इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस। अब उन्होंने बोला कि परमाणु के सेंटर में घनाभिषिक्त केंद्र है, जिसको इन्होंने, और अधिकतर जो द्रव्यमान है वो सेंटर में ही होता है। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, सेंटर में। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, गोल पथ में घूमते रहते हैं। और एक और पॉइंट बोला, द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, कि परमाणु के माप की तुलना में केंद्र का माप बहुत छोटा होता है। तो ये इसके क्या थे, एटॉमिक मॉडल्स। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ बता दिया, सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर है, तो ऐसी क्या कमियां होगी जिसके कारण मॉडल फेल हुआ है। अब इसके रीजन देखिए। अब ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, तो एक साइंटिस्ट ने बोला था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रोटेट करेगा, तो जब भी ऑपोजिटली चार्ज रोटेट करेगा, रोटेट करते करते इनमें अट्रैक्शन होगी क्योंकि चार्ज ऑपोजिट है। और जब ये अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, लूज करेगा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इसका अट्रैक्शन इतनी हो जाएगी बीच में आ जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब ऑपोजिटली एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो हमारा एटम अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो इस पृथ्वी पे कोई भी वस्तु हमारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। हम बात क्यों कर रहे हैं कि कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु किससे बनती है, एटम से। और इसके मॉडल के अनुसार तो हमारा जो एटम अनस्टेबल है, क्योंकि घूमते घूमते बीच में आएगा। अब इसी में जब उन्होंने लगातार अपनी एनर्जी दे दी, तो एनर्जी देने पे उनका रेडियस, जो उसका त्रिज्या, वो कम होती जाएगी। अब इसको समझाने के लिए आप ये सामने एनिमेशन देखिए कि ये हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, बीच में न्यूक्लियस है। अब ये मान लीजिए हमारे ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये रोटेट अगर करता है, अब रोटेट करते करते एनर्जी से लूज की, और लूज करते करते अगर सेंटर में आता है, तो ऑपोजिट चार्ज जब भी एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, तो एटम हमारा क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमें पता है कि परमाणु तो स्थायी है, स्टेबल है। तो इसी के बेस पे अगर आपसे पूछा जाए कि फेलियर्स क्या थे, तो उसमें आपको पॉइंट ये लिखना है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था, वो इलेक्ट्रॉन जब वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा था, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करने के बाद वो न्यूक्लियस में स्ट्राइक करेगा और एटम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारा एटम अनस्टेबल, हमारा एटम तो स्टेबल है। तो आपके लिए ये पॉइंट रहेगा कि क्या फेलियर था, कि वो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और इसी के साथ इस वीडियो में हमने किया कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या यूज किया, गोल्ड फाइल क्यों यूज की, अल्फा के ने क्यों यूज की, उसमें क्या क्या पार्टिकल वो थे, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, और उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने क्या कंक्लूड किया, और उस कंक्लूजन पे उसने अपना मॉडल क्या दिया था, और लास्ट में इसके जो फेलियर थे उसके क्या रीजन रहे हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।